6 फरवरी 1991 ये दौर था जब इराक द्वारा कुवैत पर अटैक कर दिया गया था, जिसके रिस्पांस पे अमेरिका और 39 अन्य गल्फ देशों द्वारा, जिन्हें कोलिशन फोर्स बोला गया, तो उनके द्वारा इराक के ऊपर एक फुल फ्लेज बॉम्बिंग ऑपरेशन को लॉन्च किया गया था। इस बॉम्बिंग ऑपरेशन के तहत जो भी एयरक्राफ्ट इराक की बॉम्बिंग करने जा रहे थे, उनको एयर रिफ्यूलिंग प्रोवाइड करने का टास्क यूएस एयरफोर्स की 434 एयर रिफ्यूलिंग विंग को दिया गया था, जो कि इस वक्त तक सऊदी अरेबिया पर तैनात की गई थी। ये 434 एयर रिफ्यूलिंग विंग यूएस एयरफोर्स की 90 से भी ज्यादा बोइंग KC-135 स्ट्रैटो टैंकर का इस्तेमाल करती थी। ये KC-135 स्ट्रैटो टैंकर जहाज यूएस एयरफोर्स द्वारा ऑपरेट किए जाने वाले एरियल रिफ्यूलिंग जहाज थे। ये जहाज यूएस एयरफोर्स द्वारा ऑपरेट किए जाने वाले पहले जेट पावर्ड एरियल टैंकर जहाज थे, जिन्हें 4 इंजन की मदद से पावर मिलती थी। आज यानी 6 फरवरी 1991 को इसी अमेरिका की 434 एयर रिफ्यूलिंग विंग के 2 KC-135 स्ट्रैटो टैंकर जहाज को शाम को सऊदी अरेबिया और इराक के बॉर्डर से तकरीबन 330 किलोमीटर दूर पहुंचकर बॉर्डर के नजदीक उड़ रहे दूसरे जहाजों को एयर रिफ्यूलिंग प्रोवाइड करवानी थी। इस मिशन के 2 सबसे बड़े चैलेंज थे। पहला, इस पूरे मिशन के दौरान इन दोनों ही जहाजों को कंप्लीट रेडियो साइलेंस को मेंटेन रखना था। दूसरा, इन दोनों ही जहाजों को आज सहारा के रेगिस्तानों के ऊपर से फ्लाई करना था, जो कि रात के वक्त में फ्लाई करना था, जहां दूर दूर तक ना ही कोई एयरपोर्ट था और ना ही कोई रनवे। ऐसे में इमरजेंसी के वक्त में इन दोनों ही जहाज के पास लैंडिंग करने के लिए कोई भी जगह नहीं थी। इस पूरे मिशन के प्लान के मुताबिक दोनों ही KC-135 शाम के वक्त में उड़ान भरते। आज दोनों ही प्लेन में से एक प्लेन को कमांडर केविन स्वेनी और उनके क्रू द्वारा ऑपरेट किया जा रहा है। उनके ठीक 15 मिनट पीछे दूसरा KC-135 स्ट्रैटो टैंकर भी फ्लाई कर रहा है। कमांडर केविन स्वेनी द्वारा जो KC-135 स्ट्रैटो टैंकर ऑपरेट किया जा रहा है, उसका कॉल साइन वेल 5 है। आज वेल 5 का मिशन सऊदी अरेबिया और इराक के बॉर्डर के नजदीक पहुंचकर वहां पर उड़ रहे एक अवॉक्स एयरक्राफ्ट को रिफ्यूल करना है और वापस बेस तक लौटना है। इस काम को पूरा करने के लिए आज वेल 5 के पास कुल 155 टन फ्यूल भी साथ में है। प्लान्ड मिशन के मुताबिक कमांडर केविन स्वेनी, जो कि वेल 5 को ऑपरेट कर रहे हैं, और उनके साथ एक दूसरा KC-135 जो कि उनके ठीक 15 मिनट पीछे चल रहा है, वो दोनों ही बॉर्डर के नजदीक टाइम से पहुंच जाते हैं। हालांकि बॉर्डर के नजदीक पहुंचने के बाद वेल 5 को ये मालूम चलता है कि जिस अवॉक्स एयरक्राफ्ट को उन्हें रिफ्यूल करना था, वो वहां कुछ घंटों की देरी से पहुंचेगा, जिसकी वजह से अब वेल 5 के लिए ये सफर, जो कि चंद मिनटों का था, अब चंद घंटों पर बदल जाता है और मजबूरन वेल 5 के पास इस पोजीशन पर इंतजार करने के अलावा और आ रहे अवॉक्स एयरक्राफ्ट को रिफ्यूल करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचता है। ऐसे में वेल 5 के पीछे जो एक दूसरा KC-135 टैंकर जहाज था, तो उसे भी वेल 5 को अब यहाँ छोड़कर आगे बढ़ने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचता है। वेल 5 और उनका क्रू आ रहे अवॉक्स एयरक्राफ्ट का इंतजार करने लगते हैं। जैसे ही वेल 5 और उनके क्रू को इस खबर की सूचना मिलती है कि वो अवॉक्स एयरक्राफ्ट आज थोड़ी देरी से पहुंचेगा, तो वेल 5 और उनका क्रू उस प्लेन के लिए इंतजार करना शुरू कर देते हैं। हालांकि किसे ये मालूम था कि ये इंतजार आज उनके लिए जिंदगी और मौत का एक खेल बन जाएगा। दरअसल थोड़ी ही देर में जब वेल 5 के पीछे से आ रहे दूसरा KC-135 स्ट्रैटो टैंकर जहाज उन्हें ओवरटेक करता है, तो उसके कुछ मिनटों बाद ही वेल 5 को भारी मात्रा में टर्बुलेंस फेस होता है। ये टर्बुलेंस इतना ज्यादा होता है कि प्लेन का हैंडल लेफ्ट तरफ की ओर अचानक से टिल्ट हो जाता है, जिससे प्लेन अचानक से 90 से 110 डिग्री की ओर झुकने लगता है। कमांडर केविन स्वेनी द्वारा कई दिक्कतों के बाद प्लेन को सीधा करने में कामयाबी मिल जाती है, मगर जैसे ही प्लेन सीधा होता है, वो इस बार फिर अपने राइट की तरफ टिल्ट होना शुरू करता है और तेजी से अपने एल्टीट्यूड को खोने लगता है। कमांडर केविन स्वेनी द्वारा पूरी ताकत से प्लेन के लेवर को सीधा करने की कोशिश की जाती है, जिससे वो वापस से प्लेन के एल्टीट्यूड को गेन कर सके, मगर 155 टन फ्यूल लिए वेल 5 तेजी से नीचे की ओर जाने लगता है, जैसे मानो कि प्लेन अपनी मर्जी से खुद को नीचे ले जा रहा हो। कमांडर केविन स्वेनी की कई कोशिशें नाकाम होने के बाद वो एक आखिरी कोशिश करते हैं और इस प्लेन के एयर ब्रेक्स को अप्लाई करते हैं। इससे प्लेन की रफ्तार धीरे होती है और जो प्लेन तेजी से नीचे की ओर जा रहा था, वो स्टेबल हालातों पर लौट जाता है।
इस मौके का फायदा उठाते हुए कमांडर केविन स्विनी द्वारा अपने एक क्रू मेंबर से प्लेन के इंजनों की इंस्पेक्शन करने को बोला जाता है। दरअसल क्योंकि यह वक्त था गल्फ वॉर का और कमांडर केविन स्विनी का प्लेन इराक बॉर्डर के बेहद ही नजदीक उड़ रहा था, ऐसे में कमांडर केविन स्विनी को ये लगता है कि उनके प्लेन के ऊपर मिसाइल द्वारा अटैक किया गया है और उसमें भारी मात्रा पे आग लग चुकी है, जिसकी वजह से इंजन्स फेल हो चुके हैं। और यही कंफर्म करने के लिए वो अपने क्रू मेंबर को इंजनों की इंस्पेक्शन करने को बोलते हैं। जब उनके क्रू मेंबर द्वारा प्लेन के कार्गो सेक्शन की खिड़की से इंजनों को देखा जाता है और उसकी इंस्पेक्शन की जाती है, तब उसको वहाँ पर एक होश उड़ा देने वाली चीज दिखती है। दरअसल वेल 5 के इंजनों पर ना ही आग लगी थी, ना ही वो इंजन फेल हुए थे, बल्कि वेल 5 के इंजन 1 और इंजन 2 अपनी जगह से ही गायब थे और विंग्स पर बहुत बड़ा होल था। ये पूरा इंसिडेंट क्रू द्वारा कमांडर केविन स्विनी को रिपोर्ट किया जाता है, मगर क्रू द्वारा जो भी इंफॉर्मेशन कमांडर केविन स्विनी को दी जाती है, कमांडर केविन स्विनी उसे समझने में बेहद ही असमर्थ होते हैं और वो जितना समझ पाते हैं उससे वो इतना अंदाजा लगा लेते हैं कि इंजन 1 और इंजन 2 इस वक्त तक काम नहीं कर रहे हैं और इसके अलावा भी प्लेन एक तरफ की ओर लगातार झुकने भी लग रहा है। ये दरअसल इसलिए हो रहा है क्योंकि प्लेन इस वक्त तक 2 इंजन के सहारे ही चल रहा है, जो कि काफी नहीं है इतने हैवी प्लेन को हवा में बनाए रखने के लिए। और इस बात का अंदाजा जब कमांडर केविन स्विनी द्वारा लगा लिया जाता है तो वो तुरंत ही प्लेन के फ्यूल को डंप करना शुरू करते हैं। धीरे धीरे जैसे ही वो प्लेन के फ्यूल को डंप करते हैं, वेल 5 अपनी स्टेबल हालातों पर लौटने लगता है। लगभग 45,000 किलो फ्यूल डंप करने के बाद प्लेन स्टेबल हालातों तक आ जाता है, मगर अभी भी जो सबसे बड़ा खतरा था वो ये था कि आखिर इस जहाज के साथ क्या किया जाए। क्या इसे बीच रेगिस्तान पर क्रैश कर दिया जाए या इस प्लेन को वापस एयरपोर्ट तक ले जाया जाए। और ये एक ऐसा फैसला था जो कि कमांडर केविन स्विनी को स्वयं लेना था, क्योंकि अगर इस प्लेन को क्रैश कर दिया जाता है सहारा के रेगिस्तान पर तो ऐसे में जान माल का नुकसान तो कम होगा, मगर कमांडर केविन स्विनी और उनके क्रू की जान बचना बेहद ही नामुमकिन रहेगा। ऐसे में कमांडर केविन स्विनी द्वारा ये डिसीजन लिया जाता है कि वो अपने प्लेन को वापस से एयरपोर्ट की तरफ ले जाएंगे और अपने साथ साथ अपने क्रू मेंबर की भी जान बचाएंगे, और इसीलिए वो इस प्लेन को वापस एयरपोर्ट की तरफ मोड़ते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि जैसे ही वो बॉर्डर से दूर हटेंगे वो रेडियो साइलेंस को ब्रेक करेंगे और हेल्प मांगेंगे। वापस लौटने के लिए वेल 5 को अब 55 मिनटों की उड़ान भरनी थी और जेडा शहर के किंग अब्दुल अजीज एयरपोर्ट तक पहुंचना था। कमांडर केविन स्विनी द्वारा प्लेन को जैसे तैसे वापस ले जाया जाता है और जेडा शहर से तकरीबन 130 किलोमीटर दूर पहुंचने के बाद वो अपने रेडियो साइलेंस को ब्रेक करते हैं और एयरपोर्ट अथॉरिटीज से संपर्क करते हैं और उन्हें अपनी कंडीशन के बारे में बताते हैं। वेल 5 के हालातों का पता चलते ही एयरपोर्ट की अथॉरिटीज पूरे एयरपोर्ट को खाली करवा देती हैं और जैसे ही एयरपोर्ट अथॉरिटीज क्लियरेंस देती हैं वैसे ही कमांडर केविन स्विनी वेल 5 की लैंडिंग करवाना शुरू करते हैं। मगर ये लैंडिंग आज इतनी आसान भी नहीं है। दरअसल वेल 5 के लिए ये कोई साधारण लैंडिंग नहीं है, क्योंकि अगर वेल 5 अपने फर्स्ट अटेम्प्ट पे लैंड करने पे फेल हो जाता है तो उनके इंजनों के अंदर इतनी ताकत नहीं कि वो इस प्लेन को वापस से हवा पे उठा सके और वेल 5 को एक दूसरा मौका मिल सके। इससे भी जो सबसे बड़ी चीज थी वो ये थी कि कमांडर केविन स्विनी और उनके क्रू द्वारा ये बेहद ही इग्नोर कर दिया गया था कि वो इस लैंडिंग के दौरान रिवर्स थ्रस्ट को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रिवर्स थ्रस्ट के लिए चारों इंजन से थ्रस्ट निकलना बेहद ही जरूरी है, वरना प्लेन एक तरफ की ओर मुड़ जाएगा और रनवे से हटकर जाकर किसी बिल्डिंग में भी क्रैश कर सकता है। मगर शायद से कमांडर केविन स्विनी को ये चीज याद ही नहीं थी, क्योंकि लैंडिंग के दौरान जैसे ही वेल 5 लैंड करता है वो रिवर्स थ्रस्ट का इस्तेमाल करते हैं, जिसके कारण से वेल 5 एक तरफ की ओर मुड़ने लगता है। जैसे ही कमांडर केविन स्विनी को अपनी गलती का अंदाजा होता है वो रिवर्स थ्रस्ट को बंद कर देते हैं और प्लेन के टायर ब्रेक्स को अप्लाई कर देते हैं। हालांकि इतनी हाई स्पीड में टायर ब्रेक्स को अप्लाई करने की वजह से प्लेन धीरे तो होता है, मगर आखिर तक आते आते प्लेन के टायर्स बस्ट हो जाते हैं। हालांकि सुकून की बात ये होती है टायर बस्ट होने के बाद भी वेल 5 सक्सेसफुल लैंडिंग करने में कामयाब हो जाता है, और ये वो पल होता है जब वेल 5 का क्रू चैन की सांस लेता है और अपने इस मूवमेंट को सेलिब्रेट करता है। पर अभी भी जो सबसे बड़ा सवाल था जिसका जवाब मिलना बेहद जरूरी था वो ये था कि आखिर क्या कारण थे कि वेल 5 के इंजन्स बीच हवा में ही नीचे गिर गए। और इस सवाल का जवाब इसलिए भी जरूरी था क्योंकि यूएस एयरफोर्स द्वारा इस वक्त तक 100 से भी ज्यादा KC-135 एरियल रिफ्यूलर जहाजों का इस्तेमाल किया जा रहा था।
ऐसे में अगर इन प्लेन्स में कोई भी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट पाया जाता है तो सबसे पहले बाकी सारे जहाजों को भी ग्राउंडेड करने के ऑर्डर देना जरूरी था और इसीलिए एयरफोर्स द्वारा अगले दिन से ही इन्वेस्टिगेशन को शुरू कर दिया जाता है। सबसे पहले इन्वेस्टिगेटर्स द्वारा प्लेन के लापता इंजन को खोजा जाता है। जैसे ही इंजन का पता लगता है, इन्वेस्टिगेशन टीम द्वारा इंजन को तुरंत ही क्रैश साइट से उठवाकर बेस पर लाया जाता है। इंजन को स्टडी करने के बाद इन्वेस्टिगेटर्स को जो मालूम चलता है वो भी बेहद चौंका देने वाली बात होती है। दरअसल व्हेल 5 के जो इंजन्स रिकवर हुए थे उनके थ्रस्ट रिवर्सल्स खुले हुए थे और ये पीछे की तरफ खुलते हैं, पर इन्वेस्टिगेटर्स द्वारा अभी तक ये नहीं समझ पाया जा रहा था कि बीच हवा में व्हेल 5 के थ्रस्ट रिवर्सल्स अचानक से क्यों ओपन हो गए और इसीलिए इन्वेस्टिगेटर्स द्वारा प्लेन के पूरे फ्लाइंग डेटा को स्टडी किया जाता है और वहां से इन्वेस्टिगेटर्स को कई सारी बात क्लियर हो जाती है। दरअसल व्हेल 5 के इंजन्स अलग होने का जो सबसे बड़ा कारण था वो ना ही कोई मिसाइल और ना ही कोई एक्सप्लोजन था, बल्कि व्हेल 5 के ठीक आगे से गया वो दूसरा KC-135 था जिसने हादसे से कुछ मिनटों पहले व्हेल 5 को ओवरटेक किया था। उस KC-135 के इंजनों से निकला हुआ बैकवर्ड थ्रस्ट जिससे व्हेल 5 के लिए एक वेग टर्बुलेंस जैसी कंडीशन क्रिएट हो गई थी। एविएशन सेक्टर में वेग टर्बुलेंस को एक ऐसा कॉन्सेप्ट बोला जाता है जो कि तब यूज किया जाता है जब दो प्लेन एक के पीछे एक उड़ रहे हों। तब ऐसे में पॉसिबिलिटी है कि आगे जो प्लेन उड़ रहा है उसके इंजनों से इतना थ्रस्ट जनरेट हो जाए कि वो पीछे उड़ रहे जहाजों के लिए एक टर्बुलेंस जैसी स्थिति को क्रिएट कर दे। ऐसे में अगर ये टर्बुलेंस बेहद ही ज्यादा हो तो पीछे उड़ रहे प्लेन के इंजनों को अलग भी कर सकता है। मगर अभी भी एक सवाल जिसका जवाब मिलना बेहद ही जरूरी था वो ये था कि ये टर्बुलेंस की वजह से सिर्फ प्लेन के एक ही इंजन क्यों टूटे, क्यों इस टर्बुलेंस की वजह से प्लेन के दोनों इंजन टूटकर नहीं गए। और इसीलिए इन्वेस्टिगेटर्स द्वारा दोबारा से प्लेन के दूसरे इंजन को स्टडी किया जाता है और तब उन्हें वहां पे भी एक चौंका देने वाली बात पता चलती है। दरअसल प्लेन के दूसरे साइड के इंजन भी लगभग टूटने की कगार पर थे और सिर्फ एक नट के सहारे टिके हुए थे। और इसके अलावा एक और कारण था, वो था इन इंजनों पर लगने वाला जी फोर्स और उस दिन की विंड डायरेक्शन। दरअसल प्लेन के लेफ्ट साइड के इंजन टूटकर इसलिए गिरे क्योंकि वहां पर उस दिन विंड की डायरेक्शन इस तरीके से काम कर रही थी कि आगे से आ रहे थ्रस्ट वो लेफ्ट साइड के इंजन्स की तरफ डाइवर्ट कर दे रही थी, जिसकी वजह से लेफ्ट साइड के इंजनों पर 2.75 G तक का फोर्स लगा, जो काफी होता है प्लेन के इंजन्स को अलग करने के लिए। वहीं पे दूसरी तरफ के इंजन्स पर सिर्फ 2.61 G का ही जी फोर्स लगा। अगर ये राइट साइड के इंजनों पर 0.14 का जी फोर्स और लग जाता तो प्लेन के राइट साइड के इंजन भी टूट जाते और फिर ऐसी हालात में व्हेल 5 सिर्फ 70,000 किलो फ्यूल लिए बस एक ग्लाइडर बनकर रह जाता।